सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में बात करने वाला क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट नंबर 2 के। तो हिंदी इलेक्टिव का जो मॉडल सेट नंबर 2 है, टर्म 2 के लिए फिर से निकला है। ठीक है, तो सेट 1 मैंने बना रखा है, अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने इतिहास का भी बना रखा है, ज्योग्राफी का भी बनाया है, उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए ये हिंदी इलेक्टिव का है। ठीक है, तो देख लेते हैं सेट 2 का जो भी प्रश्न उत्तर रहेगा उसको देखते हैं विस्तार पूर्वक। तो चलिए सबसे पहले आपको एक नंबर में है, जो एक नंबर का क्वेश्चन है कि आपका दो अंक मिलेंगे, 3 प्रश्न रहेंगे और ये इसको आपको गद्यांश पढ़ के उत्तर देना है। तो इस प्रकार से आपको कुछ गद्यांश इसको पढ़ लीजिएगा विस्तार पूर्वक। ठीक है, मैंने पढ़ रखा है, इसमें टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैं इसको अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। या तो फिर अथवा करके भी क्वेश्चन दिया है, इसको भी आप बना सकते हैं, जिसको आपकी इच्छा है उसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो देख लीजिए आपका पहला जो प्रश्न पूछा जा रहा है, आपका गद्यांश है। आपका कौन नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी वर्ग के ऊपर उठने की किसकी भूमिका है। ठीक है, तो किसी भी वर्ग के ऊपर उठने की किसकी भूमिका सर्वोपरि है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका किसी भी वर्ग के ऊपर उठने में विद्यापूर्जन की भूमिका सर्वोपरि है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आपका दूसरा प्रश्न, यानी कि ख प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्या विहीन व्यक्ति का क्या स्थिति होता है। विद्या विहीन व्यक्ति की क्या स्थिति होता है। ठीक है, जिसके पास विद्या नहीं है उस व्यक्ति की क्या स्थिति होता है। तो देख लेते उत्तर को। तो विद्या विहीन के हाथ आया धन वैसे ही निरुपयोगी है जैसे बंदर के हाथ आया हुआ पुष्पहार। ठीक है, विद्या विहीन व्यक्ति के हाथ आया हुआ धन, ठीक है, वैसे ही निरुपयोगी है। ठीक है, जैसे कि बंदर के हाथ में आया हुआ पुष्पहार विद्या विहीन व्यक्ति की स्थिति को दर्शा रहा है, वही बात है। ठीक है, और देख लेते हैं गौ नंबर का जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे समझने के लिए पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो किस चीज़ को समझने के लिए पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिएगा गद्यांश सब लोग पढ़ेगा, तो मैं उत्तर बता रहा हूँ कि किसी वर्ग के ऊपर उठने की शक्ति को जानने के लिए पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाता है। अब आपका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका जो दूसरा प्रश्न बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दें। ठीक है, आपका इन जो 1 2 3 4 प्रश्न दिए हैं, इनमें से आपको 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। इसको आपको 5-5 करके 10 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, 2 उत्तर देना है। तो देखिए हम फटाक से लोग देख लेते हैं, 4 को तो देखेंगे नहीं, 2 ही प्रश्न लिखेंगे। तो आपका पहला प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय किसान अथवा नारी शिक्षा विषय पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो हम लोग अभी भारतीय किसान पर लिखेंगे निबंध। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं, इसमें आपको 5 अंक मिलेंगे, तो आपको छोड़ना नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारतीय कृषक अथवा भारत का किसान। ठीक है, अब देखें कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए आप कभी भी निबंध लिखिएगा तो पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, तो उसमें से आपको क्या तो नंबर जो देता है वो अच्छा से दिखेगा आपको, साफ सुथरा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सरल जीवन। भारत के किसान का जीवन बड़ा सहज तथा सरल होता है। उसमें किसी प्रकार का कृत्रिमता नहीं होती। वह अपने जीवन की आवश्यकताओं को सीमित रखता है। रूखा सूखा भोजन करके भी वह स्वर्ग सुख का अनुभव करता है। माँ प्रकृति की गोद में उसे बड़ा संतोष मिलता है। प्रकृति से निकट का संबंध होने के कारण भारतीय किसान हृदय पुष्ट तथा स्वस्थ रहता है। वह स्नेहशील, दयालु तथा दूसरों के सुख दुख में हाथ बटाता है। वह सात्विक जीवन जीता है। ठीक है, इस प्रकार रह गया हमारा मतलब सरल जीवन। जिस प्रकार का हमारा जो भारतीय किसान है इनका सरल जीवन बात बताया गया। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, परिश्रमी क्या होते हैं उस प्रकार से। तो भारत का किसान बड़ा परिश्रमी होता है। वह गर्मी, सर्दी तथा वर्षा की परवाह किए बिना अपने कार्य में जुटा रहता है। जेठ की दोपहरी, वर्षा ऋतु की उमड़ती घुमड़ती काली मेघ मालाएं तथा शीत ऋतु की हाड़ कपा देने वाली वायु भी उसे अपने कर्तव्य से रोक नहीं पाती। भारतीय किसान का जीवन बड़ा कड़ा तथा कष्टपूर्ण रहता है। ठीक है, जो भारतीय किसान का जीवन है बड़ा कष्टपूर्ण रहता है। ये रहा परिश्रमी। अब देख लेते हैं अभाव, क्या अभाव है। ठीक है, तो जब भी आप लिखिएगा निबंध पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिएगा, आपको उसमें अच्छा लगेगा लिखने में। तो आगे देख लेते हैं क्या है। अभाव में देखना है कि भारतीय कृषक का जीवन अभावमय है। दिन रात कठोर परिश्रम करने पर भी वह जीवन की आवश्यकताएं नहीं जुटा पाती। यानी कि जो भारतीय किसान है दिन भर मेहनत करके भी अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को मतलब जुटा नहीं पाती हैं। परिश्रम में तो लगता ही है, अभाव भी होते हैं। किस प्रकार से भी हम लोग देखें कि दयालु होते हैं। ठीक है, अपने सुख दुख में सबके काम आते हैं। ठीक है,
स्नेहशील है। तो ये इस प्रकार का हो गया अभाव में, देख लिए, ठीक है। ना उसे पेट भर भोजन मिलता है और ना शरीर के ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र। अभाव और विवशता के बीच ही वह जन्मता है तथा इसी दशा में मृत्यु प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमारे भारतीय किसान का जो अभाव है उस अभाव को यहाँ व्यक्त किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। इस प्रकार से आपका पॉइंट रह गया, तो आपको 5 अंक यहाँ हो गए। अब जो आगे हम लोग देखेंगे और एक प्रश्न इसमें से बनाना है 4 में से, तो हम लोग बनाएंगे अभी गौ का, ठीक है। अपने गली मोहल्ले की नालियाँ की समुचित सफाई के लिए नगर पालिका को एक मतलब नगर अध्यक्ष को पत्र लिखना है। तो देख लेते हैं पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, और पत्र लेखन में भी आपका 5 अंक मिलेंगे। तो पत्र लेखन इजी है, आप क्लास 8, 9, 7, 6 से ही आप लिखते आ रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं सर्वप्रथम किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है। स्कूल के टीचर को अलग लिखा जाता है, किसी को लिखेंगे तो उसको अलग लिखा जाता है। तो देख लेते हैं किस तरह से आपको पत्र लिखना है। तो देखिए हम लिखेंगे अभी नगर पालिका को, तो सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, ठीक है, सेवा में नगर पालिका अधिकारी महोदय। आपका वहाँ जो नगर निगम है जहाँ से लिख रहे हैं उसको लिखिए आप नाम, जैसे कि हमारा यहाँ है कि सेवा में नगर पालिका अधिकारी महोदय, धनबाद नगर निगम झारखंड, ठीक है। दिनांक यहाँ पर आपको डेट दे देना है, दिनांक जब भी लिख रहे हैं, जैसे कि आज 15/2/2022 में लिख रहा हूँ आज के दिन, तो यहाँ दिनांक दे दिया। विषय आपका इस प्रकार से रहेगा, इसके बाद विषय दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट पर देखिए कहाँ पर सेवा लग रहा है, कहाँ दिनांक है, कहाँ विषय है। तो विषय के बाद आप विषय जो है आपका उसको लिखना है। विषय क्या है हमारा कि मोहल्ले की नाली की सफाई के संबंध में, ठीक है, ये आपका रह गया विषय। अब महाशय को संबोधित करके आपको पत्र लिखना है। तो पत्र लिखिएगा क्या कि महाशय विनम्र अनुरोध है, मैं पूर्वी टुंडी प्रखंड का रहने वाला हूँ। यानी कि आप इस प्रकार से लिखिएगा विनम्र अनुरोध है कि मैं जहाँ भी आपका गांव है, घर है, मोहल्ला है, उसका नाम लिखिए, रहने वाला हूँ, ठीक है। हमारे मोहल्ले में कुछ दिनों से मच्छरों का लगातार प्रकोप बढ़ते जा रहा है। मच्छरों के कारण पूरे गांव में मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैल गई हैं, ठीक है। इन सभी का कारण नालियों में जमी गंदगी है। गंदगी से पूरा गांव परेशान है। मच्छरों के आतंक में दिन रात चैन और रात की नींद दोनों उड़ गई है, ठीक है। इस प्रकार से आपको भाव व्यक्त करना है, क्या समस्या है, समस्या को आप अपने हिसाब से लिखिए। अपना हिसाब से लिखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। आपकी समस्या और कुछ है तो और ऐड कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। और तो फिर लिख दीजिएगा क्या कि अतः श्रीमान से मेरा अनुरोध है कि नालियाँ के सफाई के लिए उचित कदम उठाएं, ठीक है। जो नालियों के हैं तो नालियों के सफाई के लिए उचित कदम उठाएं। इस प्रकार से आपको जिसको पत्र लिखिएगा उसको इस तरह से लिखिए कि आप जो पत्र पढ़े उसको भी लिखे कि वाह क्या चीज़ लिखा, ठीक है। आकर्षित होना चाहिए पत्र लेखन, निबंध लेखन थोड़ा आकर्षित होना चाहिए। अभी आप एग्जाम में लिखिएगा तो जो चेक करेगा ना कॉपी आपका, यानी कि जो भी टीचर चेक करेंगे उनको देख के ही लगना चाहिए वाह क्या, आपको ये लगना नहीं चाहिए कि उनको लिखा क्या है, किस प्रकार का लिखने का जो तरीका होता है उसको आप बढ़िया से लिखिए, नंबर खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट किस तरह से आपको कहाँ देना है क्या नहीं देना है समझ के लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद बीच में आप अपने हिसाब से जो लिखना है लिख सकते हैं, अपना भाव व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। मुझे आशा है कि आप हमारी समस्या के समाधान हेतु उचित कदम उठाएंगे। इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद भाव दे देना, अपना नाम दे देना, पता दे देना, जो देने का आपको इच्छा है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो चलिए ये क्लियर हो गया, आगे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपका 5 अंक का रहेगा। तो तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि पुलकी शरीर सभा भय ठाठे, नीरज नयन निह जलवा दे, कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, कहीं ते अधिक कहाँ मैं कहाँ। चलिए इसका मैं तात्पर्य यानी कि व्याख्या करना है, ठीक है। जो इसका व्याख्या देखेंगे हम लोग, जो इन चीज़ को बोला है राम भरत मतलब है ना, राम भरत प्रेम से कहानी से इसको लिया गया है। तो उसको देख लेते हैं क्या व्याख्या है। तो देख लीजिए क्या व्याख्या है कि शरीर से पुलकित होकर वे भरत सभा में खड़े हो गए, ठीक है। कमल के समान नेत्रों में प्रभु सरों की आंसुओं की बाढ़ आ गई। और क्या बता रहे हैं दूसरा लाइन में होता है कि मेरा कहना तो मोनीनाथ ने ही निभा दिया, जो कुछ मैं कर सकता था वह उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। यानी कि जो पुलकित शरीर सभा भय ढांटे, यानी कि शरीर से पुलकित होकर भरत, ठीक है, खड़े हुए, और ये कमल के समान नेत्र यानी कि नीरज नयन नेत्र जलवार थे, कमल के समान नेत्र में
प्रेमासारू यानी कि प्रेम के आंसुओं के साथ, ठीक है, खड़ा हुआ। और क्या बात था, कहब मोर मुनिनाथ निभावा, यानी कि मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया, ठीक है। यही तेग अधिक कहा मैं कहा, यानी कि इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ, जो मैं कहना चाहता था वो मुनिनाथ ने कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रश्न का उत्तर रह गया, और थोड़ा लंबा खींच के आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए देख लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न, इसमें से आपको 3-3 अंक करके 6 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं आपका तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो तीसरा प्रश्न में से आपका चौथा है, और उसमें से आपको 3 में से 2 ही देना है। तो क है आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि कभी मौन होकर प्रेमिका के कौन से प्रांत पालन को देखना चाहता है, यह आपके प्रश्न है। तो इनका उत्तर देखिए, इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है कि कवि मौन रहकर अपनी प्रेमिका सुजान के इस प्रंग पालन को देखना चाहता है कि वह कब तक उसकी पुकार को अनसुना करके चुप रहती है, ठीक है। कवि को लगता है कि सुजान ने चुप्पी साध लेने का प्रण किया हुआ है, ठीक है, इसलिए वह उसकी ओर मतलब ताकती तक नहीं है। यही बोला जा रहा है कि जो कवि हैं, ठीक है, कवि अपनी प्रेमिका जो सुजान है, तो प्रेमिका जो सुजान है उसका उन्हें प्रण ले रखा है कि उसको देखता भी नहीं है। उसके बाद क्या होता, उसकी ओर देखता भी नहीं, एकदम चुप्पी से सज रख लिया है। सुजान जो है उसका जो ऐसा लगता है उसका एक प्रेम को कि जो ऐसा प्रण ले रखा है सुजान ने कि उसकी ओर देखता भी नहीं है, ठीक है, और उसकी ओर ताकता भी नहीं। यही आपका आंसर रहा। और आपका देख लेते हैं ख, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि जियत खाए मुँह नाही छांदा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। क्योंकि जियत खाए मुँह नाही जो है छांडा, इसका जो पंक्ति है इसका भाव व्यक्त करना है, मतलब क्या बोल रहे हैं इसका वर्णन करना है। तो देखिए क्या है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा वर्णन के अंतर्गत विरहिणी नागमती की मुख से कहलवाया है कि विरह रूपी बाज उसके शरीर को नोच कर खाता है। विरह रूपी बाज ने उसके शरीर पर नज़र गड़ा रखी है। नागमती को लगता है कि यह बाज उसके मरने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। यह आपका उत्तर रहा। देखिए 12 मासा जो आपका सब्जेक्ट है मोहम्मद जायसी द्वारा, जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो लिखा गया है, ये है। क्या होता है, दोनों के बीच एक नागमती होती है, ठीक है, रानी होती है और एक राजा होता है। तो जो नागमती को छोड़ के उनके पति चले जाते हैं, उसी से आपको मतलब अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं रानी। तो यही आपका कहानी था। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर रह गया। अब देख लेते हैं 5वां प्रश्न। आपका कुछ इस प्रकार का है 5वां प्रश्न। इसमें भी आपको 3-3 करके 6 अंक प्राप्त होंगे। आपको इसमें भी 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया की जीविका और जीवन है। इस कथन के आधार पर गंगा पुत्र के जीवन परिवेश की चर्चा कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर इसका। तो इसका सही उत्तर होगा कि लेखक ने अपनी कहानी में हर की पौड़ी पर घूमते हैं, ठीक है। लेखक ने अपने कहानी में हर की पौड़ी पर घूमते तैरते गंगापुत्र का जिक्र करते हुए बताया है कि गंगा मैया उनकी जीविका और जीवन है। हर की जो पौड़ी पर दर्शनार्थी जब पूजा अर्चना करते हैं तो वह दक्षिण स्वरूप कुछ सिक्के गंगा नदी में भेंट करते हैं। गंगा पुत्र कहलाने वाले यह गोताखोर दिनों से सिक्के बटोर लेते हैं, ठीक है, दोने से सिक्के बटोर लेते हैं। कभी कभी दोने में जलती घी बत्ती से उनके लंगोटे और आग तक लग जाती है। लंगोटे के जल जाने से इन्हें ना तो कोई भय है और ना ही इन्हें कोई चिंता, ठीक है। इस प्रकार से आपका इसका उत्तर रहा। और देख लेते हैं इसका दूसरा प्रश्न का भी उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है ख नंबर कि प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है। ये आपका
प्रश्न रहा और ये आपका उत्तर उनका। तो उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है कि प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित क्षेत्र के लोग कुछ समय के लिए किसी सुरक्षा स्थान पर जाकर अपनी जान माल की रक्षा करते हैं। ठीक है, आपदा संकट टलने पर पुनः वहीं आकर बस जाते हैं। इससे उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़ता था। ठीक है, और देख लेते हैं कि अब आधुनिक काल में औद्योगिक विकास के नाम पर किसी भी गांव को हमेशा के लिए विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापित परिवार के लोग पुनः अपनी भूमि पर वापस नहीं आकर बस सकते हैं। यही बात पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित क्षेत्र के लोग कुछ समय के लिए किसी सुरक्षा स्थान पर जाकर रुकते थे, अक्सर रहते थे, लेकिन आपदा के टलने के बाद पुनः वह वापस आ जाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, आधुनिक काल में नया नया जो टेक्नोलॉजी, नया प्रौद्योगिकी लग रहा है, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह लग रहा है, तो उसमें क्या होता है, तो औद्योगिक विकास के कारण इसके विकास के नाम पर एक गांव में अगर कुछ भी फैक्ट्री वगैरह लगता है, डैम उम बनता है, तो वहाँ के जो निवासी हैं उसको विस्थापित होना पड़ता है, यानी कि अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाना पड़ता है और उसमें वह पुनः नहीं आ पाता है। यही चीज़ आपका सही आंसर होगा। ठीक है, और पुनः नहीं आ पाता, वही पूरा का पूरा इसमें बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं आपका छठा प्रश्न। तो छठा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। तो प्रश्न है कि ममता कालिया अथवा तुलसीदास के 2 रचनाओं का नाम लिखिए। देखिए, आपका जो भी प्रश्न रहेगा, हर एक मतलब मॉडल पेपर में या तो फिर एग्ज़ाम में आपका रचनाओं का नाम आना ही आना है, तय है। तो आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। और ऐसे में आपको वीडियो चाहिए होगा रचनाओं का, तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, उसमें कमेंट कीजिए। आप लोग जिस प्रकार से आप कमेंट कीजिएगा उस तरह से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो देख लेते हैं। तो ममता कालिया की रचनाएं जैसे कि हो गया वेघर हो गया, प्रेम कहानी हो गया, यह आपका 2 उदाहरण हो गया ममता कालिया की रचनाएं। अब देख लेते हैं, आपका 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है। तो लेखक जो विश्वनाथ हैं, ठीक है, अपने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो चलिए, माँ का महत्व जैसा महत्व ही पशु माताओं और पक्षी अंडज में होता है। ठीक है, यहाँ लेखक जो है विश्वनाथ बता रहे हैं कि माँ का महत्व जैसा महत्व ही पशु माताओं और पक्षी अंडज में होता है। एक बार विश्वनाथ ने एक बतख को देखा। बतख अंडा देने को होती तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती। वह एक बहुत सुरक्षित कांटेदार बाड़े में, ठीक है, अंडा देती है। एक बतख कई अंडे को सेती, पंख फैलाकर उसे दुनिया से बचाती। बतख की चोंच सख्त और अंडों की खोल नाजुक होने के कारण कुछ अंडे बतख माँ के डेनों से बाहर चिटक जाती। बतख उन्हें अपनी चोंच से सशक्तता एवं कोमलता से डेनों के अंदर छुपा लेती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका लेखक जो विश्वनाथ हैं और अपना बताते हैं, अपनी माँ की तुलना करते हैं बतख से, वो आपको उत्तर रह गया। अब देख लेते हैं आपका 8वां प्रश्न, ये आपका 2 नंबर मिलेगा यहाँ। तो अपना मालवा में लेखक ने नर्मदा की स्थिति का वर्णन किस प्रकार किया है। तो अपना मालवा में लेखक ने नर्मदा नदी की स्थिति को वर्णन किया है किस प्रकार से। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा कि लेखक ने देखा, ठीक है, लेखक ने देखा ओमकेश्वर में नर्मदा पर बांध बन रहा था तथा यह सीमेंट और कंक्रीट के विशाल राक्षस जैसा था। ये आपका हो गया अपना मालवा में लेखक नर्मदा नदी की स्थिति का वर्णन कर रहा था। तो ये होता, यहाँ होती वीडियो की समाप्ति, और फिर से हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।